के अपराध है जो व्यक्ति के शरीर, संपत्ति और सम्मान से जुड़े हुए, वो गंभीर अपराध है। इसके आंकड़ों को बताने की जगह टोटल 60 लाख अपराध, 70 लाख अपराध, ये तो भाई अब ई रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन हमने फ्री किया है, राज्यों ने भी, राज्य सरकारों ने फ्री भी, तो बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। इससे क्यों घबरा रहे? व्यक्ति के शरीर, संपत्ति और सम्मान के साथ जब छेड़खानी होती है वही गंभीर अपराध होते हैं। और मैं सभी राज्य सरकारों के लिए भी कहना चाहता हूं, ये 10 साल में सभी राज्यों ने भी अच्छा किया है और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति देश में बहुत अच्छी हुई। मान्यवर, एक जमाना था जब आए दिन बम धमाके होते थे। अफीम की विनिष्टीकरण एकड़ में, मैं आंकड़ा कहता हूं, पहले मैक्सिमम आंकड़ा 300 एकड़ था आपके जमाने में। 2020 में 10,700 एकड़, 21 में 11,200 एकड़, 22 में 13,700 एकड़, 23 में 31,000 एकड़ और 24 में जून तक 10,000 एकड़। पहले 300 एकड़ से बढ़ता नहीं था। हमने ड्रोन का उपयोग कर, सैटेलाइट का उपयोग कर अफीम की खेती को नष्ट किया। अफीम ही नष्ट कर देते हो तो न बचेगा बांस, न बनेगी बांसुरी। मान्यवर, ड्रोन, सैटेलाइट और आधुनिक तकनीकों का हमने उपयोग भी किया है और कुछ मामले कांग्रेस के समय में 1,73,000 दर्ज हुए थे, हमने 6,56,000 मामले दिए। कांग्रेस के समय में पीट एनडीपीएस का उपयोग एक भी बार नहीं किया गया था। हमने 2,453 लोगों को पीट एनडीपीएस के तहत जेल में डाला, जिसमें बेल का प्रावधान नहीं। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग अफगानिस्तान से लंका की ओर जाता है। ये बार बार आरोप करते हैं कि गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा जाता है, गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा। मैं तो चाहता हूं हर राज्य पकड़े भाई, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पकड़ा जा रहा है क्योंकि हमारी सरकार का नियम है 1 किलो ड्रग भारत में न आने देंगे, ना भारत से कहीं बाहर जाने देंगे। और इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र के दरिया किनारों से करोड़ों, लाखों करोड़ों का ड्रग पकड़ा गया। सागर मंथन 1, सागर मंथन 2, सागर मंथन 3, तीनों एक्सरसाइज में कई किलो ड्रग पकड़ा गया। दिल्ली और गुजरात, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक, कई राज्यों ने संयुक्त अभियान भी चलाए। मान्यवर, हमने मिशन स्पंदन से ड्रग एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर उनको नशा मुक्त करने का भी एक बहुत बड़ा अभियान चला है। मगर समाज कल्याण विभाग चलाता है, आरोग्य विभाग चलाता है। मगर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने टोल फ्री हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है, नशा मुक्त भारत शपथ की भी शुरुआत की है, ऑनलाइन ई प्रतिज्ञा की शुरुआत की है। 3 करोड़ युवाओं ने प्रतिज्ञा ली है ऑनलाइन। मानस पोर्टल को शुरू किया है सहायता, गोपनीयता और विश्वसनीयता के लिए। मानस हेल्पलाइन 1933 भी उपलब्ध है, जिस पर 39,843 नागरिकों ने अपने बच्चों को ड्रग से मुक्त कराने की रिक्वेस्ट की है और 95% लोग रिहेबिलिटेशन का कोर्स पूरा कर चुके हैं। परंतु फिर भी मैं एक बार कहना चाहता हूं मान्यवर कि ये जो समस्या है, ये कोई अकेली केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार का अकेला गृह विभाग, केंद्र सरकार का गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग मिलकर नहीं कर सकते। इसमें देश के हर एक नागरिक ने योगदान देना चाहिए। कहीं पर भी अगर अपने आसपास में कोई बच्चा ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट होने का संभावना है, इनके बिहेवियर में परिवर्तन दिखता है, कहीं पर भी ड्रग बेचने की सूचनाएं मिलती है,
तो जरूर हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर आप सूचना दीजिए। गोपनीयता भी बनी रहेगी, बच्चे का सामाजिक जीवन भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे और इसको ड्रग एडिक्ट से मुक्त कराकर वापिस आपके घर में भेजने की हम व्यवस्था। मगर ये सहयोग जब तक नहीं मिलता, सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। परंतु ये सुनिश्चित है कि ड्रग के कारोबार से पैसा कमाने वाले, ड्रग में कमाए हुए पैसे को आतंकवाद की गतिविधियों में भेजने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मान्यवर, एक ड्रोन का जिक्र हुआ, मैं ये भी सदन को कहना चाहता हूं, हम बहुत नजदीक एक कंप्लीट ड्रोन रोधी सॉल्यूशन के प्राप्त करने में। हमारे 6 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अब 6 के 6 एक्सपेरिमेंट के प्लस 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 को इकट्ठा होकर एक मॉडल बनने जा रहा है मान्यवर, और मुझे आशा है कि 6 माह के अंदर ही एक कंप्लीट सॉल्यूशन ड्रोन रोधी मॉड्यूल का इंडिजीनियस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक जैसा सॉल्यूशन डीआरडीओ और हमारी संस्था ने बनाया। मान्यवर, मैं जब गृह विभाग की बात लेकर आया हूं तब ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था एक प्रकार से राज्य का इस विषय है, परंतु क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून ये भारत सरकार ने बनाए और तीनों कानून लगभग 160 साल पुराने थे। सन 57 की क्रांति के बाद अपने शासन को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून, उसमें कहीं नागरिक की चिंता नहीं, नागरिक के शरीर की चिंता नहीं थी, संपत्ति की चिंता नहीं थी, सम्मान की भी चिंता नहीं थी, सरकार को सुरक्षित रखने की चिंता थी। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि 75 साल तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेज की पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून, अंग्रेज सरकार को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून ऐसे ही चलते रहे। हम सब जिम्मेदार हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा लाल किले से की, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का आह्वान किया देश का, और मान्यवर 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस देश की संसद ने पारित किए हुए कानून। और 1 जुलाई से मान्यवर कानून पूरे देश में लागू हो गए। चंडीगढ़ पूर्णतः लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है। कई सारे राज्य इसमें आगे बढ़ गए। इसके डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा। मैं देश के नागरिकों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल तक इस कानून 100% हर एक राज्य के हर एक पुलिस स्टेशन में लागू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन भी करना है और कुछ चीजों को एडॉप्ट करना है। ये हो जाने के बाद देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया हुआ केस सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय प्राप्त कर लेगा। ऐसी व्यवस्था हमने इसका, मैं बेरोक टोक कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, 20वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और तकनीक की दृष्टि से हमारे कानून विश्व भर में आधुनिक है, विश्व भर में आधुनिक है। और मान्यवर, 2 सिद्धि के दर में हम दुनिया के देशों के समकक्ष तो पहुंचेंगे ही, कुछ साल में आगे भी निकल जाएंगे। मैं आसाम गया था अभी, वहां रिव्यू हुआ। आसाम में 2 सिद्धि का दर 5% था। कुछ और भी बदलाव हुए वहां पर, सरकारें भी बदली है, शासन भी बदला है और कानून भी आए। और नए कानून होने के बाद जो एफआईआर रजिस्टर हुए और जो जजमेंट आ गए कम समय के अंदर, इसके अंदर 2 सिद्धि का दर 68% आसाम में है।
क्योंकि मान्यवर इसके अंदर फॉरेंसिक साइंस को बड़ा महत्व दिया। 7 साल से ज्यादा सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी कर दिया गया। तो जहां तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध होता है, फॉरेंसिक साइंस का साक्ष्य उपलब्ध होता है, वहां और साक्ष्य की जरूरत नहीं है, तो 200 साक्ष्य की फौज भी पुलिस नहीं लगाती है। और वो आधार पर ही आपका फिंगरप्रिंट मिल गया, सीन ऑफ क्राइम से मिला, डीएनए मैचिंग हो गया, आपका मोबाइल का टावर वहां लोकेट करता है और कुछ बाकी ही नहीं बचता है, सजा हो जाती है। और नजर से देखने वाले साक्ष्य की भी जरूरत नहीं है। भाई तेरा लोकेशन वहां है, तेरा डीएनए मैचिंग हो गया और तेरे फिंगरप्रिंट भी मिल गया, बचा क्या? और कई ऐसे दोष सिद्ध हो चुके। पटने में ही एक ट्रिपल मर्डर केस 46 दिन में सॉल्व हो गया और 100 दिन के अंदर उनको आजीवन कैद की सजा भी। इसमें कई जगह पे मान्यवर समय मर्यादा को, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायपालिका तीनों की समय मर्यादा को कानून के प्रोविजन से बांधा गया है। तारीख पे तारीख से अब मुक्ति मिलेगी, 2 से ज्यादा डेट ना बचाव पक्ष को मिलेगा ना प्रोसिक्यूशन को मिलेगा। 35 अलग अलग सेक्शंस में टाइम लिमिट जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप शिकायत कर सकते हो। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय करने। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जो अपराध कर पाकिस्तान में भागकर बैठे, उन पर भी अब ट्रायल चल सकेगी। जब यहां वो दोषित सिद्ध होंगे तो उनको वहां रहने में बड़ी तकलीफ आएगी। आपराधिक मामलों के मुकदमे की समाप्ति के बाद न्यायालय को सिर्फ 45 दिन में जजमेंट दे देना है। सामुदायिक सजा का भी इसमें प्रावधान किया है छोटे अपराधों के लिए, पहली बार के अपराध के। 5,000 रुपये से कम की चोरी के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया। भारत के बाहर की संपत्ति भी हम कुर्क कर सकते हैं। हमने कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन का ICGS 2 के तहत प्रावधान किया है। मैं आगे बताऊंगा इसका। ई रिकॉर्ड, 0 FIR, ई FIR, फॉरेंसिक जांच अनिवार्य, कई सारे प्रोविजन मान्यवर करें। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का अलग, इसको पुलिस से अलग कर दिया गया है। आगे मैंने कहा है ऐसे फॉरेंसिक को बढ़ावा देने का भी हमने काम किया है। मॉब लिंचिंग का नया अपराध भी जोड़ा गया है। संगठित अपराध को पहली बार व्याख्यायित किया गया है। मान्यवर, एक विक्टिम सेंट्रिक कानून भी हमने बनाया है। विक्टिम को इसके अंदर अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। इंफॉर्मेशन के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। 0 FIR को संस्थागत किया गया है और 90 दिन में जांच की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगने का अधिकार हमने विक्टिम को दिया है। पुलिस की जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया है। सर्च और जब्ती का रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना देना अनिवार्य किया है। 3 वर्ष से कम कारावास के लिए अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। 60 वर्ष से ऊपर के उम्र में पूर्व अनुमति के अलावे अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने न रखने से जवाबदेही तय होती है और पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्तियों का रजिस्टर भी पुलिस स्टेशन के बाहर लटकाना होगा। 20 ऐसी धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जिम्मेदारी हमने तय की।
अंग्रेज राजद्रोह का कानून लगा कर गए थे, राज के खिलाफ बोलना नहीं थी। हमने राजद्रोह के कानून को देशद्रोह में बदला है। आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कायदे के मर्यादा में, मगर देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। देश के खिलाफ बोले आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं बनाई गई थी, पहली बार आतंकवाद की अधिकृत व्याख्या बनाई है। तकनीक को बढ़ावा दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य माने जाएंगे। डिजिटल तरीके से देश में कहीं पर से आप गवाही दे सकते हो, जेल से कोर्ट में जाने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई ऑफिसर को अपनी ऑफिस से ही गवाही देने का अधिकार दिया है, और समरी ट्रायल को भी छोटे मोटे अपराधों के लिए हमने कंपलसरी कर दिया है। अंडर ट्रायल को निश्चित अवधि के अंदर केस नहीं चलता है तो शासन की जिम्मेदारी होगी इसको बेल दे देने की। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अगर 1/3 सजा काट लेते हैं तो उनको बेल को अधिकार बना दिया गया है। गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना कानून के अंतर्गत ही हमने सुनिश्चित की है। चेन स्नेचिंग को पहली बार अपराध के अंदर व्याख्यायित किया गया है, और मान्यवर मुझे आनंद है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सभी राज्यों ने इस कानून को स्वीकारा है। इसलिए मैं सभी राज्य सरकारों का भी अभिवादन करना चाहता हूं। धन्यवाद। 19 राज्यों के साथ मेरी रिव्यू बैठक हुई है मान्यवर। बीपीआरएनडी, एनसीआरबी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि और 1 साल के अंदर हर थाना ये कानूनों के लिए पूरे टेक्निकल अपग्रेडेशन के साथ तैयार हो जाएगा मान्यवर, और ये देश की आपराधिक व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क होगा। परंतु ये सब कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभ जो है, इसको हम टेक्निकल दृष्टि से अपग्रेड नहीं करते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। तो हमने ई कोर्ट, ई जेल, ई फोरेंसिक, ई अभियोजन, ई साक्ष्य, ई समन, निदान, आईमोट, इटोस, एनडीएफओ और एनडीएसओ, ये सारे प्रमुख घटक के साथ सीसीटीएनएस जो देश के 99.5% पुलिस स्टेशन को अब तक जोड़ चुका है, ऑनलाइन जोड़ चुका है, इसके साथ जोड़ने की हमने व्यवस्था की, और कई सारे पोर्टल और डेटा बनाए हैं। सीसीटीएनएस आपराधिक वो का ट्रैकिंग, इसकी नेटवर्क सिस्टम है। आईसीजेएस हमारे पुलिस, न्यायालय, जेल, फोरेंसिक और प्रोसिक्यूशन को जोड़ता है। 1930 ये साइबर अपराधों के लिए हेल्पलाइन है, उसको भी इसके साथ जोड़ दिया है। मैप ड्रग्स ऐप वो नशीली दवाइयों के कारोबार के गुनेगारों को जोड़ता है। एनकोड सारी नशीली दवाइयों की सूचनाओं को इसके साथ जोड़ता है मान्यवर। मानस हेल्पलाइन वो गोपनीय सूचना ड्रग एडिक्ट्स की देने के लिए इसके साथ जोड़ी है। नफीस इसके अंदर 1,06,00,000 अपराधियों का फिंगरप्रिंट हमने करा है, जिससे तुरंत ही अपराधी की पहचान हो सकती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया 112 को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। क्राइम एक्ट ये टेररिज्म से जुड़े हुए, साइबर क्राइम से जुड़े हुए सारे अपराधों को जोड़ता है। सीमा बाढ़ निगरानी प्रणाली को भी इसके साथ जोड़ा है, और स्मार्ट सिटी मिशन से अर्बन पुलिसिंग को भी जोड़ा है। और मान्यवर आने वाले दिनों में अलग अलग साइलोज में जो डेटा पड़े हैं, ये डेटा को हम एक दूसरे के साथ बात करने वाला सॉफ्टवेयर भी बनाने के लिए हम इनिशिएटिव ले चुके हैं।
और मान्यवर ये सारा साइबर अपराध जो है इसको रोकने के लिए हमने I4C बनाया है। मोदी जी ने I4C को बड़ा पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय को पर्याप्त धन भी दी है और कठोर सूचनाएं भी दी है। और ये हेल्पलाइन में कोई भी कॉल आने के कुछ सेकंड के बाद ही आपके साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति का बैंक अकाउंट कुछ सेकंड्स में सीज हो जाता है। और इसके साथ हमने वर्टिकल बनाए हैं, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स और साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। इस 7 वर्टिकल में ICGS 1 और ICGS 2 काम करें। और ICGS 2 में ये जो खाका बना है उसको हर राज्य और आने वाले कॉलर की वृद्धि में होने वाली बढ़ोतरी को देखकर इसके क्षमता वर्धन का भी काम हो रहा है। और ये फेज 2 1 डेटा 1 एंट्री के सिद्धांत पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बनाया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि इसके बाद ढेर सारा डेटा हमने अब तक जो लेगेसी डेटा भी कलेक्ट किया है, CCTNS में 17,717 71 पुलिस स्टेशन कर दिए हैं। 34 करोड़ 1 लाख पुलिस रिकॉर्ड आज हमारे पास डेटा पर उपलब्ध है। लगभग ई कोर्ट में 22,000 अदालतों को जोड़ लिया गया है। ई प्रिजन में 2.2 करोड़ कैदियों का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। 1361 जेलों को जोड़ दिया गया है। ई प्रोसिक्यूशन में 1 करोड़ 93 लाख से अधिक प्रोसिक्यूशन केसों की सामग्री उपलब्ध है। ई फॉरेंसिक में 28,70,000 से अधिक फॉरेंसिक का डेटा देश की 117 फॉरेंसिक लैब का आज जमा हो चुका है। नफीस के अंदर 1 करोड़ 12 लाख का फिंगरप्रिंट का डेटा है। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म में IMOT में UAPA के 22,000 केसों का डेटा हमने रजिस्टर कर दिया गया है। निदान में 8,11,000 से ज्यादा नार्को ऑफेंडर का डेटा उपलब्ध है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर 1,28,000 ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा उपलब्ध है और 16 लाख अलर्ट मैक के इसके साथ उपलब्ध है। मान्यवर, ये सारा डेटा अभी एक अलग अलग साइलोज में पड़ा है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर ये सारा डेटा एक दूसरे के साथ बात कर कई सारे एनालिसिस, क्राइम कंट्रोल और क्राइम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें उपलब्ध कराएंगे। ये लगभग 6 माह में ये सारा प्रयोग हमारा पूरा हो जाएगा। मान्यवर जी, जब हो जाएगा तब जो मैं कह रहा हूं कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली है, वो हवा में नहीं करा। 19 में अक्टूबर में हमने कानून बनाने की शुरुआत की। 23 तक कानून बन चुका, 24 में लागू हुआ और 19 की शुरुआत से ही ये सारे स्तंभ में हमने डेटा जनरेशन की शुरुआत की थी और 22 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआत की, जो मुझे लगता है लेट से लेट दिसंबर तक बन जाएगा। मान लो ये सारा जब बन जाएगा तब अपराधियों को बचने की जगह नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है इसमें तो विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, जब हम फॉरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो हमने फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में चतुष्कोणीय स्ट्रेटेजी अपनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती, विशेषज्ञों के मैन पावर का निर्माण, दुनिया भर की अद्यतन फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करना और R&D को बढ़ावा देना। हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो तज्ञ युवाओं की फौज बना रहा है।
72 अलग अलग क्षेत्र में पीएचडी तक के कोर्स बन चुके हैं। लगभग आज 5,137 विद्यार्थी हैं। 2 साल के बाद इसमें 35,000 विद्यार्थी होंगे, क्योंकि 14 राज्यों में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की कॉलेज खुल जाएगी। और R&D के लिए लगभग 30,000 रिसर्च पब्लिकेशन हम घोषित कर चुके हैं और 100 से ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। 350 से ज्यादा वर्कशॉप और सेमिनार एक ही साल में हमने यहाँ पर बना दिए हैं, आयोजित करने का प्लानिंग किया है। और ड्रग परीक्षण के लिए परिचयन नाम का एक स्वदेशी किट भी हमने बना है। CFSL को और मजबूत कर रहे हैं। राज्य के FSL को भी हम बहुत मदद कर आगे बढ़ाने का मान्यवर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम निर्भया फंड से DNA विश्लेषण की हर राज्य में एक लेबोरेटरी भी हम खड़ी करेंगे। I4C के अंदर राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब भी NFSU ही तैयार कर रहा है और नफीस को भी NFSU काफी पुख्ता करने का काम कर रहा है। फोरेंसिक साइंस का ये जो वर्टिकल खड़ा हुआ है, उस वर्टिकल के माध्यम से हम 2 सिद्धि के प्रमाण को बहुत अच्छे तरीके से सुधारने में कामयाब होंगे, उसका मुझे भरोसा है। मान्यवर, आपदा प्रबंधन भी गृह मंत्रालय के जिम्मे है। कई बार कुछ लोग इसको आत्मश्लाघा कहते हैं, परंतु वास्तविकता बताना मेरा धर्म है। मैं 2014 के बाद का आपदा प्रबंधन और 2014 के पहले के आपदा प्रबंधन को अलग दृष्टि से यहां पर रखना चाहता हूं। 2014 के पहले आपदा प्रबंधन राहत केंद्रित था और रिएक्शनरी दृष्टिकोण के साथ बनाया गया था। आपदा आ गई, बाद में आपदा प्रबंधन का काम होता था। जो टूट गया है उसका मलबा हटाओ, जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, और जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करो, सर्वे कर कर उसको भरपाई करो जितना हो सके उतना। अब बचाव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ हम आगे आए हैं और इस देश में गत वर्ष में 2 ऐसी आपदाएं आई है जिसमें 0 मानव जीवन का नुकसान हुआ है। हम भूल नहीं सकते मान्यवर, ओडिशा के साइक्लोन को, गुजरात के भूकंप को, हजारों लोग तहस नहस हो गए। अब विज्ञान आगे बढ़ चुका है। हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को एडॉप्ट किया है। प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, इसको हमारी नीति का आधार बनाया है और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित एक बचाव राहत का काम शुरू किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को पुख्ता किया है। पहले से तैनाती, बाढ़ आने से पहले ही NDRF राज्य में पहुंचती, साइक्लोन आने से पहले ही NDRF वहां उपलब्ध होती है। आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण किया, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की सिस्टम खड़ी की और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को हमने हमारी नीति का आधार बनाया। ये 6 स्तंभ पर आपदा प्रबंधन आगे बढ़ा है। और मान्यवर, धन तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं 2004 से 14 और 14 से 24 का कंपैरिजन करना चाहूंगा। 2004 से 14 में SDRF की निधि थी 37,727 करोड़। अभी जो लोग विपक्ष के सदस्य मुझे बहुत सारे सवाल पूछते, इसमें एक ही में सारा जवाब आ जाएगा। SDRF की निधि थी 37,727। निर्मला जी, आपके समय में SDRF की निधि हुई है 1,20,780 करोड़ रुपए। NDRF की निधि 27,000 थी, 27,000 करोड़, वो हो गई 80,000 करोड़। मान्यवर, ये बताता है कि किस प्रकार के स्केल से देश को आपदा से बचाने के लिए काम हुआ है।
एनडीआरएफ के तहत 83,000 करोड़ रुपया बढ़ावा और एसडीआरएफ के तहत 1,36,000 करोड़ रुपया जारी, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया एक 10 साल में ज्यादा गया है, सालाना 20,000 करोड़। और आप सवाल उठाते हो, आंकड़े तो देखो भैया। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड 13,000 करोड़, पहली बार इसको हमने पूर्व तैयारी को, डिजास्टर आए ही नहीं, इस प्रकार की तैयारी का बहुत दूरदर्शी तरीके से हमारे एजेंडा में लिया। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम मान्यवर पहले 5 दिन पहले जाती थी, अब 7 दिन पहले जाती। डिजास्टर में 7 दिन मतलब बहुत बड़ा समय होता है बचाव के लिए। एक भी पशु नहीं मरना चाहिए, एक भी मानव नहीं मरना चाहिए। यहां तक भी वृक्ष भी अगर इसका प्रूनिंग ठीक से कर दिया तो वृक्ष पेड़ भी नहीं गिरेगा। 7 दिन का समय मिलता है। अब तक 4300 करोड़ से ज्यादा अलर्ट अलग अलग जारी कर दिए गए। एनडीआरएफ बल की सक्रिय उपलब्धता पहले से 183% बढ़ाई गई। 28 शहरों में रीजनल रिस्पांस सेंटर है। 250 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड के तहत इमीडिएट उपलब्ध होता है। नागपुर के अंदर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक अलग एकेडमी की स्थापना 2019 में हुई। विभिन्न आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये 5 साल में 34 गाइडलाइन बनाई गई है। 112 इमरजेंसी नंबर में आपदा को भी समाहित किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सीडीआरआई की स्थापना की। और मैं गर्व से कहता हूं, इसमें 42 देश और 7 बहुराष्ट्रीय संस्थाएं आज हमारे सीडीआरआई के मेंबर हैं। मान्यवर, दुनिया में कहीं पर भी आपदा आती है, हमारा एनडीआरएफ प्रधानमंत्री तुरंत भेज देते। अग्निशमन के लिए भी हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्यों को दिया है। बाढ़ के खतरों में कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, इसके लिए हजारों करोड़ रुपया दिया गया। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में भी मदद पहुंचाई, नेपाल में भी मदद पहुंचाई। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का सफल एकीकरण किया गया है। एनआईडीएमएस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली को सफलता से लागू किया है और आपदा प्रबंधन में श्रेष्ठ काम के लिए अब तक कोई पुरस्कार नहीं था। अब जिसको पूरी देश और दुनिया नेताजी के नाम से जानते हैं, वो सुभाष बाबू के नाम से हमने आपदा प्रबंधन पुरस्कार दी। मान्यवर, 34 गाइडलाइन चालू कर दी, जारी कर दी और 6 नई गाइडलाइनें बनने में। हर 2 माह में गाइडलाइन इश्यू होगा। मौसम, वो एकीकृत जीआईएस आधारित ऐप है जो 7 दिन के सटीक अनुमान देती है। मेघदूत किसानों को महत्वपूर्ण मौसम संबंधी जानकारी देती है। फ्लड वॉच बाढ़ की स्थिति और फोरकास्ट को रियल टाइम जनता तक पहुंचाती है। दामिनी लाइटनिंग स्ट्राइक के पहले अलर्ट का सिस्टम बना है। पॉकेट भुवन मैप और सैटेलाइट डेटा को विजुअल और वॉइस नेविगेशन सुविधा के साथ उपलब्ध कराता है। सचेत रियल टाइम जियो टारगेटेड अलर्ट प्रदान करता है। वन अग्नि वर्तमान वन आग की स्थिति की जानकारी फील्ड स्टाफ को देता है। समुद्र महासागर की जानकारी मछुआरों को देता है। भूस्खलन नोडल एजेंसी भूस्खलन अध्ययन की है जो राष्ट्रीय भूस्खलन सूची को समृद्ध करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी इससे आपदा प्रबंधन से हम काफी इनपुट देते हैं। और इंडिया क्वेक भूकंप के मापदंडों का ऑटोमेटेड प्रसारण करता है। मान्यवर, ये सारी 12 की 12 मोबाइल एप्लीकेशन 2014 के बाद ही बनी है। ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति आपदा प्रबंधन को वैज्ञानिक दृष्टि से, संवेदनशील मन से और परिणाम लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब देखता है, तब 10 साल में इतना बड़ा काम होता है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं
कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत एक प्रकार से समग्र विश्व में टॉप की कंट्री में हम शामिल हो चुके हैं और टॉप मोस्ट बनने का लक्ष्य रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, इसमें राज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा रोल है। मान्यवर, अंतर्राज्यीय और केंद्र और राज्य की समस्याओं के लिए अंतर्राज्य परिषद संविधान का एक उपक्रम है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। राज्यों के बीच में और राज्य केंद्र के बीच में समस्याओं के निवारण के लिए मंच काम करता है। मान्यवर, 2004 से 14 उसमें जोनल काउंसिल की 11 बैठकें हुई थी। हमारे यहाँ कोविड के 2 साल बेकार गए, एक प्रकार से 8 ही मिले, पर 11 के सामने हमने 10 साल में, एक प्रकार से 8 साल में 27 बैठकें की और स्टैंडिंग कमेटी की 14 के सामने 33 की और औसत बैठक प्रति वर्ष आपके समय में 2.7 था, हमारे समय में 7 रहा है अगर 8 साल गिने तो। और समस्या का निवारण, बैठकें तो होती रहती है, बैठक में हुआ क्या? तो आपके समय में 448 मुद्दों का समाधान हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के समय में 1280 मुद्दों का समाधान। ये राज्य के बीच में जो समस्या है ये सालों तक लिंगरिंग रहती है और मान्यवर यहां जो निपटान हो जाता है उसको प्रगति के माध्यम से मोदी जी स्वयं मॉनिटर करते हैं और राज्य के प्रोजेक्टों को आगे। कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो मनमोहन सिंह के दूसरे साल में शुरू हुए थे और मोदी जी के 5वें साल में समाप्त हुए, क्योंकि 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं। मान्यवर, ये अंतर्राज्यीय परिषद इतना प्रमुख साधन है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का। और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, बुरा लग जाता है सबको, फिर कहते कटु बात करते हैं, बोलो बोलो क्या, फिर खड़े हो जाते हो भी। मान्यवर, बैठकों में आने की भी फुर्सत नहीं है, खुद का तो छोड़ो, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं भेजते। ये तो गंभीरता है हमारी। खैर छोड़िए, आज मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मान्यवर, एक दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मान्यवर, मैं भी अनुशासन प्रेषित हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि 90 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना है। तो आपका स्टेमिना तो चल रहा है, पर मैं मान्यवर मेडिकल अनुशासन दिखाकर वापस आ गया। मान्यवर, आपकी और मेरी आयु में भी बड़ा अंतर है, काफी अंतर है, बल्कि 2 जनरेशन है। मान्यवर, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी मैं बात करना चाहूंगा। हमारे बॉर्डर पर जो विलेज है, गांव है, कठिन भौगोलिक परिस्थिति में स्थित है। कहीं 48 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं -48 डिग्री टेम्परेचर है, कोई चोटियों पर है तो कोई रेगिस्तान में है, कोई वनों में है। एक गांवों से सुविधाओं के लिए पलायन हो रहा है और जिस देश के बॉर्डर के गांव खाली हो जाते हैं उस देश की बॉर्डर कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो एक नए अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारे गांवों को देखना शुरू किया। पहले इसको देश का अंतिम गांव कहते थे, अब उसको देश को पहला गांव कहते हैं। और एक सिर्फ कंसेप्चुअल बदलाव नहीं है, विकास की दृष्टि से भी बदलाव लाने का कार्यक्रम मोदी जी लेकर आए। प्रथम गांव कह तो दिया, मगर मैं दावे से कहता हूं साहब, 10 साल में सुविधाओं की दृष्टि से भी ये गांव देश के प्रथम नंबर के गांव। और इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। इसमें 90% केंद्रांश है और 10% राज्यकांश है। इस अनुपात में निधि जारी की जाती है। लद्दाख में 100% है क्योंकि वो यूटी है। 19 जिले 46 ब्लॉक के चुनिंदा गांवों को पहले चरण में 15,223 योजनाओं के साथ 4800 करोड़ रुपए के आवंटन से हमने 662 गांवों को इसमें एडॉप्ट किया। अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल के 75, उत्तराखंड के 51, सिक्किम के 46 और लद्दाख के 35।
ये प्रथम चरण है, द्वितीय चरण में पूरी सीमा आएगी। तो 662 गांव में ये प्रोग्राम शुरू किया। मान्यवर, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किब्यूथू गांव में मैं गया था। वहां मैंने एक जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच में देखा। मैंने जब वहां कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज से आपका गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, पहला गांव है और आप सुविधाओं की दृष्टि से भी 2 साल में पहले नंबर पर पहुंच जाओगे। मानवर, जबरदस्त उत्साह। और हमने बहुत सारे बदलाव किए। लगभग 901 परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है। सड़क घटक के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में 136 गांवों को जोड़ने का काम समाप्त हो चुका है। 113 सड़कें, 8 LSB परियोजनाएं समाप्ति के कगार पर है और इसके लिए 312 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और अब अरुणाचल के 125 गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, सिक्किम के 3, उत्तराखंड के 8 और 312 करोड़ रुपया कुल उसके लिए खर्च होता है। मान्यवर, सिर्फ योजना बनाकर नहीं, ये गांव मैंने जैसा कहा कठिनतम परिस्थिति में मेरे समेत 17 केंद्रीय मंत्रियों ने 8 जिलों के 17 वाइब्रेंट गांव में रात्रि निवास कर 48 घंटा और जमीन पर जाकर ये योजनाओं को कैसे लागू करना चाहिए, क्या हर्डल है, क्या बदलाव करना चाहिए और फिर इसका एक नया स्वरूप यहां कर बना है। 17 केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री, 92 IAS ऑफिसर और 256 राज्य के ऑफिसरों ने इस सभी गांवों में 48 घंटा निकाला है। और इसके कारण 4G कनेक्टिविटी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी हुई है, कई आजीविका की योजनाएं शुरू हुई है। जैसे एक मैं किबूथी में गया था, उसने कहा साहब हमारे गांव में और कुछ करने की जरूरत है, ITBP दूध, मछली और सब्जी हमारा ले लो। तो ITBP वाले वहां थे, मैंने बोला है कि भाई क्यों नहीं लेते, कि हमारा SOR होता है। आकर यहाँ हमने नीति में परिवर्तन कर ये तीनों चीजें स्थानीय लोगों से खरीदने के लिए उनको मुक्ति दे दी। इनकी कोऑपरेटिव बन गई और सेना और ITBP अब सब लोकल चीजें, उनको भी फ्रेश खाने को मिलता है, सस्ता भी मिलता है और सारे किसानों को रोजी रोटी भी मिलती। इस तरह के छोटी छोटी चीजों के बदलाव से गांव में आजीविका भी बढ़ी है, बिजली भी पहुंची है, कनेक्टिविटी भी पहुंची है, रोड भी पहुंचा है, मेडिकल सुविधाओं में सारे ITBP और सेना के मेडिकल इंस्टॉलेशन को गांव वालों के लिए खुला कर दिया गया है और ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिसके कारण कई गांवों में आबादी वापिस आने लगी। अरुणाचल में तो रचनात्मक रूप से मैं कह सकता हूं आंकड़ों के आधार पर कि लगभग 30% आबादी वापिस आई। मान्यवर, 127 गांवों में ऑफ ग्रिड माध्यम से विद्युतीकरण किया और 474 गांवों का सीधा बिजलीकरण किया गया है। पहली बार गांवों में बिजली पहुंची मान्यवर, और इसके लिए ढेर सारा खर्च भी किया गया है। और व्यू पॉइंट, एडवेंचर टूरिज्म, इको रिसोर्ट्स, पर्यटन केंद्रों और घर में रखकर पर्यटकों को घुमाने ले जाने तक के ढेर सारे साइट्स उपलब्ध हो गए हैं, जिससे हर घर में एक अच्छी सुविधा भी निर्मित हो गई है। और पर्यटक आते हो तो उसको परिवार के साथ रहकर गाइड भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, वहाँ के व्यंजन मिलते हैं और अच्छे से वो क्षेत्र को वो देख नहीं पाए। तो एक मल्टी डायमेंशनल सफल प्रयोग हुआ है, मैं आज की चर्चा के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं गृह विभाग के राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूँगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूँ जिससे भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा और सबका हिंदी और अंग्रेजी से अनुवाद के ऐप बने। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं मान्यवर कि ये दिसंबर के बाद
मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आती है। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो, कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है। आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव-गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग का एक नई शुरुआत की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को बलवत्तर करेगी। और मैं फिर से एक बार बार मैंने कहा है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। मान्यवर राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। मान्यवर, हमने पद्म पुरस्कारों का भी लोकतांत्रिकरण किया है। पद्म पुरस्कारों में मेरे साथ सूची तो है, मगर इतनी लंबी है कि मैं बोलूंगा तो बहुत समय जाएगा। निर्मला जी को वहां गिलोटिन रखना है। मान्यवर, पद्म पुरस्कारों में ऐसे लोगों को पुरस्कार मिले हैं जो सामान्य लोगों के हीरो थे, जिन्होंने पूरा जीवन इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर छोटे छोटे परिवर्तन लाने में खपा दिया। ऐसे लोगों को आज कोई सिफारिश की जरूरत है, पोर्टल पर खुद डालते हैं और यहां से राष्ट्रपति भवन से फोन जाता है कि आपको पद्म पुरस्कार से राष्ट्रपति जी ने नवाजा। ऐसी पारदर्शी पद्म पुरस्कार की प्रक्रिया बहुत समय पहले बननी थी, मगर मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये प्रक्रिया बनाई और आगे बढ़ा है। माननीय गृह विभाग ने ढेर सारे कानून भी बनाए हैं। ये 3 नए कानूनों के साथ साथ हमने 370 जम्मू कश्मीर के विभाजन का कानून, सीए आपदा प्रबंधन सुधार के लिए कानून अभी सदन में लाना है, यूएपीए को अपग्रेड किया, एनआईए को बदला। इसके साथ साथ हमने हथियार कानून में संशोधन किया, जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून में सुधार किया, संघ राज्य क्षेत्र के 9 नए कानून बनाए गए मान्यवर। और सभी कानूनों का उद्देश्य
देश में संघ भावना का अभिवृद्धि हो और देश की कानून और व्यवस्था मजबूत हो, वो ही रहा। सीएपीएफ के कल्याण के लिए भी ढेर सारी चीजें हमने की हैं। हमने सीएपीएफ आयुष्मान भारत योजना दायर की है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं मान्यवर, 41,21,443 सीएपीएफ के अभी के और पूर्व कर्मचारियों के पूरे परिवार को आयुष्मान भारत कार्ड है। और पहले नोटों की गड्डी जिस अमाउंट का बिल होता था, उसके गड्डी के वजन से ज्यादा कागज देने पड़ते थे। अस्पताल का बिल जेरोक्स से वो 11 कॉपी में। अब पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो चुकी है। इनके बैंक अकाउंट में अस्पताल के सीधा पैसा पहुंच रहा है और इसके तहत 17 लाख दावों का भुगतान हो चुका है और 1,862 करोड़ का सीधा हमने भुगतान अस्पताल को करने का काम। हमने सीएपीएफ के अंदर ई आवास पोर्टल बनाया है। सभी सीएपीएफ में कुछ आवास खाली थे, कुछ जगह आवास नहीं थे, तो हमने सिर्फ उपलब्ध आवासों को ही ई पोर्टल पर रखा और एक दूसरे को देने की शुरुआत की। इसमें 1 लाख लोगों को आवास मिल गया, मतलब 1 लाख लोगों का आवास खाली पड़ा था। हमने हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में भी कांग्रेस के समय से 16 करोड़ की वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारा खर्चा किया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारण का भी ढेर सारा सुधार किया है और इसमें स्वदेशी चीजों को हमने उपलब्धता बढ़ाई है। अनुग्रह राशि में भी वृद्धि की है। भारत के वीर निधि शुरू की गई। कोई भी जवान शहीद होता है तो उसको लोगों के दिए गए दान से सीधा इसके अकाउंट में पैसा पहुंचाने की हमने एक व्यवस्था की है और बहुत सारी सहायता हमने कोविड योद्धा जो सुरक्षाकर्मी कोविड के वक्त भी ड्यूटी पर जिनकी मृत्यु हुई उनको भी देने का काम किया है। अब तक 495 करोड़ ऐप से एक्स्ट्रा मदद हमने वीर शहीद जवानों को करने का मान्यवर काम किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, हवाई कुरियर सेवा, ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, कार्मिक प्रबंधन के लिए ई फाइलिंग, श्री अन्न का बढ़ावा, योग प्रोटोकॉल और रेगुलर मेडिकल चेकअप से भी हमने ढेर सारी चीजें करी है। मान्यवर, मैं मणिपुर पर जरूर बात करूंगा, अभी इसलिए करना नहीं चाहता कि समय की कमी है। मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन का यहाँ जब मैं अनुमति लेने आऊंगा उस वक्त जरूर इस पर चर्चा करेंगे, सबको सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। परंतु मैं इतना सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में अब शांति है। दोनों कम्युनिटी के बीच में हमने बातचीत की भी शुरुआत की है और मैं आशा रखता हूँ कि बातचीत के माध्यम से ही ये दोनों समुदायों के बीच में जो दूरी हुई है वो पाटने में हम बहुत जल्द सफल होंगे। मान्यवर, सीमा सुरक्षा के लिए भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। मैं अभी वितंडाबाद में जाना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक लैंड पोर्ट का विषय ऐसा है जो देश के ध्यान पर बहुत कम आया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद 12 में से 11 लैंड पोर्ट हमारे समय में बने और ढेर सारा काम हुआ है और अब तक लैंड पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से 70,959 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, सड़क से व्यापार हुआ है और 30 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही हुई है और अब तक 12 कार्यरत है और 26 लैंड पोर्ट की टोटल हमारी योजना है। तो और 14 लैंड पोर्ट अलग अलग जगह बनने की हमारी कार्यवाही है और 3-4 लैंड पोर्ट इसी साल में हम लोगों को दे देंगे। पुलिस प्रशिक्षण को भी पूरा एकीकृत किया गया है। सभी राज्यों के लिए हमने मॉडल अभ्यासक्रम बनाया, कांस्टेबल के लिए, पीआई के लिए, डीवाईएसपी के लिए और सीएपीएफ और रेगुलर पुलिसिंग में जो आईपीएस अफसर है इसके अभ्यासक्रम को भी हमने पूरी तरह से बदल कर करा है और एक अच्छा प्रशिक्षण का मॉडल हमने अडॉप्ट किया है। इसमें मैं डिटेल बात करना नहीं चाहता मान्यवर, परंतु मैं
कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं कि एक गौरव और मेरे मंत्रालय को है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण भी गृह मंत्रालय ने ही किया। मान्यवर, जैसे 370, 35 सीए और राम जन्मभूमि का ट्रस्ट का निर्माण, ये सारे ऐसे काम हैं जिसका एक करोड़ों लोगों की आबादी वाला देश सदियों से राह देख रहा था कि कोई आदमी आएगा और राम जन्मभूमि। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ये कहा है। मान्यवर, अपराध के आंकड़े दिए हैं। मुझे तो आश्चर्य होता था जब सीनियर मोस्ट व्यक्ति अपराध के आंकड़ों को इस तरह से रख रहे थे। मान्यवर, अपराध के कुछ आंकड़ों को, कुल आंकड़ों को रखकर भ्रांति खड़ी होती है। अपराध में 1 से 5 श्रेणी के अपराध है जो व्यक्ति के शरीर, संपत्ति और सम्मान से जुड़े हुए, वो गंभीर अपराध होते हैं। इसके आंकड़ों को बताने की जगह टोटल 60 लाख अपराध, 70 लाख अपराध, ये तो भाई अब ई रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन हमने फ्री किया है, राज्यों ने भी, राज्य सरकारों ने फ्री भी, तो बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। इससे क्यों घबरा रहे? व्यक्ति के शरीर, संपत्ति और सम्मान के साथ जब छेड़खानी होती है वही गंभीर अपराध होते हैं। और मैं सभी राज्य सरकारों के लिए भी कहना चाहता हूं, ये 10 साल में सभी राज्यों ने भी अच्छा किया है और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति देश में बहुत अच्छी हुई। मान्यवर, एक जमाना था जब आए दिन बम धमाके होते थे। मैं देश की पूरी जनता को आपके माध्यम से, 10 साल से बम धमाकों की श्रेणियां बंद हो गई हैं। आए दिन बम धमाके कर चले जाते थे, कुछ नहीं होता था। 3 घंटे का एक न्यूज होता था। मुंबई के होटल में घुस जाते थे, विमान, अरे रेलवे स्टेशन पर घुस जाते, घंटों तक, 2-2 दिन तक देश का श्वास ऊपर हो जाता था, कुछ नहीं होता था। किसी की हिम्मत नहीं इस देश में बम धमाके करने की। मान्यवर, ये देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के साथ। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं फिर से एक बार कहता हूं, 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कश्मीर में अब शांति है। नॉर्थ ईस्ट में भी सारे उग्रवादी लगभग सरेंडर कर चुके हैं। मान्यवर, नॉर्थ ईस्ट में भी विकास का रास्ता प्रशस्त हो चुका है और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सभी राज्यों के सहयोग से, मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूत प्रबंधन के कारण सुरक्षित है। विपक्ष को कम से कम आप चिंता मत करिए, चिंता हम पर छोड़ दीजिए। हम बहुत अच्छे से चलाएंगे, आपको भी सुरक्षित रखेंगे, देश को भी सुरक्षित रखेंगे। आपका धन्यवाद।